दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मॉडल सेट प्रैक्टिस 20 लेकर के आ गए हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के और सभी वीडियो को देख लीजिएगा और उसमें जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हो उसको ध्यानपूर्वक बनाइएगा और उसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। और चलते हैं हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर नए चैनल पे आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न संख्या हमारा कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, उसमें पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कौन पद ग्रहण किए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। यानी अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे यह भारत के प्रथम शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर थे। और यह समय काल इनका कब से कब तक रहा था? तो 1947 से लेकर के 1958 तक, यानी 1958 तक, यानी 1947 से लेकर के 1958 तक यह देश के शिक्षा मंत्री रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोग इसको बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद से राष्ट्रपति पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है? यानी असहयोग आंदोलन से इनमें से कौन है जो जुड़े हुए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय, जो कि असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इसी से कुछ तथ्य आप लोग सुन लीजिए। जो असहयोग आंदोलन से लाला लाजपत राय सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1917 के चंपारण सत्याग्रह के समय ही महात्मा गांधी से जुड़े थे, किंतु सक्रिय जुड़ाव असहयोग आंदोलन बाद ही हुआ था। यानी ये तो जुड़े हुए थे 1917 से ही, लेकिन एक दिल्ली जो मतलब होता है ना, बिल्कुल उनका समर्थन करने वाला, तो ये कब जुड़े थे? बाद में, यानी असहयोग आंदोलन के समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरता है? यानी कौन ऐसी चट्टान है जो पानी में तैरती है? तो 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा प्यूमिक जो चट्टान है, यानी झावा चट्टान है। झावा चट्टान जो है ये, इसका घनत्व जो होता है जल से काफ़ी कम होने की वजह से ये जल में क्या करता है? तैरने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि और विकास ग्रामीण विकास बैंक यानी जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1982 में इस नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और आपसे पूछेगा किस दिन को की गई थी? तो ये हो जाएगा किस महीने को? 12 जुलाई, यानी 12 जुलाई 1982 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया? यानी मगध जो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, किसके समय में हुआ था और जो प्रसिद्ध हुआ था? तो ये मौर्य सम्राट के समय में, लगभग 457 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र उदयन द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद से पाटलिपुत्र में विश्व प्रसिद्ध प्रसादों के निर्माण एवं व्यापक विकास का श्रेय मौर्य सम्राट को जाता है। यानी मौर्य सम्राट जो थे इनमें बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित है? यानी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वह किस मॉडल पर आधारित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी हैरोल्ड डोमर मॉडल जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था, इसी के आधार पर इसका
नींव रखा गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं और आप लोग क्वेश्चन का एक कमेंट में आंसर दीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के कब तक हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 करें। स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यानी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। जैसे स्वतंत्र भारत हुआ उससे पहले जो भारत के स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वह कौन थी, तो 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सुचेता कृपलानी। यानी सुचेता कृपलानी जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का श्रेय दिया गया था। वह 1963 से 1967 ईस्वी के दौरान उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। यानी उत्तर प्रदेश की यह मुख्यमंत्री रही थी 1963 से 1967 के बीच में। एनी बेसेंट सभी मुख्यमंत्रियों और इसमें जो आपका दिया हुआ है एनी बेसेंट कभी मुख्यमंत्री रही ही नहीं थी। इसीलिए ऐसे आप एलिमिनेट करके भी क्या कर सकते हैं, इसको टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको एलिमिनेट किया जाता है। और नंदिनी सत्यार्थी जो थी तो ये 1972 से 1976 के बीच उड़ीसा की मुख्यमंत्री रही हुई हैं। और जयललिता जो है, जयललिता तमिलनाडु का भी मुख्यमंत्री रही हुई है, पहली बार बनी थी 1991 ईस्वी में। इसीलिए आप लोग चाहिए तो एलिमिनेट करके भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय ध्वज का डिजाइन किया गया है। यानी 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या पिंगली वेंकैया जो जी थे, इन्हीं के आधार पर ये जो हमारा ध्वज डिजाइन है इन्हीं के आधार पर किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लिए मतलब ये बहुत ही ज़्यादा उत्प्रेरित करने वाली महिला थी। और ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इन्हीं को जाता है। उन्होंने 2 प्रमुख समुदाय हिंदू मुस्लिम के प्रतीक 2 रंग की पट्टियाँ लाल और हरा को मिलाकर के ध्वज की एक मूल संरचना प्रस्तुत की तथा गांधी जी ने के कहने पर इस ध्वज ने चरखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस ध्वज में सफ़ेद पट्टी जो अन्य धर्मों के लिए था इसको इसमें जोड़ने का सुझाव दिया गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया नायडू जो है उन्हीं के राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन के आधार पर इसका कलर किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस देश के पास संयुक्त राष्ट्र के वीटो पावर है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र का वीटो पावर है किसके पास है। तो आप लोग सबसे पहले जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का एक अंग है, यानी संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का एक अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 जो होते हैं अस्थाई सदस्य होते हैं, यानी अस्थाई सदस्य 5 होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थाई सदस्य होते हैं। 5 सदस्य जैसे 5 सदस्य अस्थाई सदस्य में आप लोग नाम याद रखिएगा। अस्थाई सदस्य में आपका हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद से रूस हो जाएगा, उसके बाद से आपका ब्रिटेन हो जाएगा, उसके बाद से आपका चीन हो जाएगा और उसके बाद से फ्रांस हो जाएगा। यानी ये 5 जो है अस्थाई सदस्यता के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं अस्थाई सदस्य देशों की आम सहमति को वीटो पावर शक्ति के रूप में जाना जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा इनमें से कौन वीटो पावर के अंतर्गत आता है, तो चाइना, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सभी वीटो पावर के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि यानी माटी की रखाव करने का एक बेहतरीन विधि कौन सी है, तो छाद यानी मल्किंग है। मल्किंग करना एक मिट्टी का मतलब क्या होता है, संरक्षण देना होता है। खेत में लगे पौधे की जमीन को चारों ओर से प्लास्टिक कवर द्वारा सही तरीके से ढकना और प्लास्टिक छाद कहते हैं। यानी जमीन पर बिछाई जाने वाली कवर का फ्लोर ही मल्च कहलाता है, ठीक ना। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हिंदू
महासभा के संस्थापक कौन थे? यानी 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये मदन मोहन मालवीय जी थे, हिंदू महासभा के गठन करने वाले। अब से क्वेश्चन ये भी पूछेगा, हिंदू महासभा का संस्थापक तो मदन मालवीय जी थे और इन्होंने कब इसकी गठन किया था? तो ये आप लोग देख लीजिएगा, हिंदू महासभा का गठन हुआ था 1914 ईस्वी में। अमृतसर के विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। लेकिन इस संगठन के शीर्ष संस्थापक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम अग्रणी है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा मदन मोहन मालवीय ने इसका संस्थापक मुख्य रूप से माने जाते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है, यानी उन्हीं की आत्मकथा है। मैंने वह कहना चाहते हैं कि मैं जो एक्सपेरिमेंट करता हूँ उसकी सच्चाई के बारे में इनमें जिक्र किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? यानी संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन था संविधान सभा के अध्यक्ष? निम्नलिखित में से कौन था? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए 13 का करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को ये भी जानना चाहिए 11 दिसंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यानी 11 दिसंबर को। और पहली बैठक कब की गई थी आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इससे जस्ट पीछे वाला मॉडल सेट आप नहीं देखे होंगे, प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे, उसमें जिक्र किया गया है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उनका नियुक्ति कौन करता है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। हमारे भारत के पहले व्यक्ति जो होते हैं वही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। इसका मुख्य कार्य नए सदनों को शपथ दिलवाना और आमतौर पर जो लोकसभा होते हैं तो नए सदस्य आते हैं उनको शपथ दिलवाना उनका काम होता है। और आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है, यानी जो भी मतलब पुराने सदस्य होंगे उन्हीं को इस पर नियुक्त किया जाता है। और इनका काम होता है जितने भी नए सदस्य आएंगे उनको शपथ ग्रहण करवाना। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में कहाँ उतरा था? यानी केरल के कहाँ पे उतरा था? तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह 17 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। ऑप्शन नंबर बी 15 का सही जवाब हो जाएगा। यानी केरल के यह कालीकट बंदरगाह पे उतरा था, जिसका वर्तमान में कोझिकट नाम है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। पश्मीना शाल नामक एक महीन शॉल किस बकरियों में अधोलोम से बुना जाता है? यानी पश्मीना नामक जो शॉल होता है, महीन शाल होता है, वह किस प्रकार की बकरियों के अधोलोम से बुना जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कश्मीरी बकरियां होती हैं। यानी कश्मीर में पाई जाने वाली ये बकरी होती हैं जिनके बालों से और उनके जो मुलायम मुलायम बाल होते हैं उन्हीं से इसे बुना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं वाई आई एम एन एथेइस्ट, मतलब वाई आई एम एन एथेइस्ट शीर्षक के जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यानी भगत सिंह जो थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वाई आई एम एन एथेइस्ट। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी इसका अर्थ हुआ मैं नास्तिक क्यों हूँ। शीर्षक के लेखक जो है भगत सिंह है। इस पुस्तक को उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान लिखा था और जो 1931 में प्रकाशित किया गया था। 1931 में इसका प्रकाशन किया गया था। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, आप लोग भली भांति जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कितने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? यानी सर्वेंट्स ऑफ
इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। इन्हीं के द्वारा सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था, जो 1905 में किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 19 नंबर कह रहा है मांडू किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? यानी जो मांडू है किस राज्य का लोक नृत्य है? 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह गोवा का मुख्य त्योहार है। यानी भारत के गोवा राज्य का लोकप्रिय गीत है, जो पुरुष और महिलाओं द्वारा इसका गायन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? यानी जो कवि कालिदास थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जिन्हें जाना जाता है। और कालिदास उनके दरबारी कवि थे। जो समुद्रगुप्त, और आप लोग को ये भी बात पता होना चाहिए समुद्रगुप्त के का दरबारी कवि कौन थे? तो हरिशेण थे। यानी समुद्रगुप्त का अगर पूछ दे तो क्या कहिएगा? हरिशेण थे। और इसी के साथ आप लोग ये भी जान लीजिए हर्षचरित्र का लेखक किनके शासनकाल में प्रकाशित किया गया था? बाणभट्ट द्वारा। आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी 82 डिग्री 30 मिनट को 82.5 डिग्री कहते हैं हम लोग, ठीक ना। पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह कर्नाटक से होकर के नहीं गुजरती है, और बाकी सब 5 राज्यों से गुजरती है। और उन 5 राज्यों का नाम आप लोग जरूर जानिए। एक तो यूपी हो गया, यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, और मध्य प्रदेश यानी एमपी से गुजरती है, और छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। उसके बाद उड़ीसा से गुजरती है, और प्लस में लास्ट हमारा हो जाएगा 5वां नंबर कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपका आंध्र प्रदेश से। चलिए ठीक है, आंध्र इन सभी से 82.5 डिग्री रेखा जो है गुजरती है। और बाकी इसमें ऑप्शन के अनुसार आपका देखिए ये भी था, इन तीनों से तो गुजरती है लेकिन कर्नाटक से नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये कोयना जो नदी है वह गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, इसीलिए 22 नंबर का सही जवाब यही हो जाएगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और गोदावरी की सहायक नदियों में जैसे पूर्णा हो जाएगा, वर्धा हो जाएगा, यानी पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी भी गोदावरी को कहते हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग, और बात रही ये कोयना नदी जो है किसकी सहायक नदी होगी? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, बाकी की गोदावरी की नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहे भारत में कुल कितने द्वीप हैं? यानी भारत में कुल कितने द्वीप हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा 247 द्वीप भारत में पाए जाते हैं, जिनमें से 204 द्वीप जो है बंगाल के खाड़ी में है। यानी 204 जो द्वीप हैं बंगाल के खाड़ी में पाई जाती हैं, और बाकी बच जाएगा 43 यानी अरब सागर में ये द्वीप विस्तृत हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न कह रहा है नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की कौन सी शैलियाँ होती हैं? यानी नागर मंदिरों में आमतौर पर किस प्रकार की वास्तुकला होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर भारतीय। यानी उत्तर भारतीय जो भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 कृतियाँ हैं, इनमें से इस शैली को प्रसार हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वतमाला तक देखा जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? यानी हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और हुमायूं का ये जो मकबरा है दिल्ली में स्थित है। और इससे आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। भारत की ये उपमहाद्वीप मकबरा वाला है, ठीक ना। ऐतिहासिक स्मारक हुमायूं की रानी जो थी हमीदा बानो बेगम, और इन्हीं के समय में यह बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था? यानी दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था? 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये तो
ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर थे, इन्होंने दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में शुरू किया था, यानी 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस डैश डैश को मनाया जाता है, यानी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले आप लोग जान लीजिएगा यह कब से मनाया जाता है, तो 1987 से, यानी ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर 1987 से मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है इसमें कह रहा है हुमायूं नामा किसने लिखा था। लीजिए मौर्य काल से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा पुस्तक था, और इसमें हुमायूं के बारे में जितनी भी कहानियां हैं उनकी बातें हैं उसको लिखा गया है। और हुमायूं बेगम यह जो गुलबदन बेगम थी हुमायूं की बहन थी, ठीक ना। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 29 कह रहा है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह कुंडल वन में हुआ था, और महावीर जो थे कुंडल वन के लगभग आप लोग डेटा देखिएगा 540 ईसा पूर्व में, यानी BC बिफोर क्राइस्ट में इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम तिरसला जो लिच्छवी राजकुमारी की पुत्री थी, ठीक ना, राजकुमारी थी लिच्छवी की। और इसके पिता का नाम जो पिता इनके थे वो ज्ञातक कुल के थे, ठीक ना। और ये महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा प्रथम वेद है, यानी 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद जो है प्रथम वेद है। उसके बाद अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये हो जाएगा आपका 1905। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह 352 जो आर्टिकल है यह आपातकाल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने से पहले कुछ आप लोग से एक बात जरूरी बता दें कि अगर वीडियो पे या चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगला प्रश्न है टीन खनिज का भंडारण किस राज्य में, यानी टीन से संबंधित खनिज जो है वह किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है, यानी कौन सी इसमें नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है, तो ये हो जाएगा नाटी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब। आप इसको करेक्ट जवाब करके चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न, और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ ऐसे नृत्य, तो नृत्य जो है कुल्लू, सिरमौर, शिमला इत्यादि जनपद ये भी वहीं से संबंधित नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती राज संस्थानों को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया था। 35 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित हुई है, यानी सुंदरवन डेल्टा जो है किन नदियों द्वारा निर्मित होती हैं, तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित हुई है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को आपस में जोड़ती है। 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं, यानी 38 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा यह काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चंपारण आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह 1949 में किया गया था। एक बार 14 बैंकों को और एक बार 6 बैंकों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह झारखंड के रांची से संबंधित है, राज्य से संबंधित है। मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ है, यानी मिश्रित पद जो अर्थनीति है इसका क्या अर्थ है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देख रहे हैं कि इसमें कह रहा है भारतीय कुटीर असमित्व, ये भी नहीं होगा। उसके बाद से फिर कह रहा है कि परिवेशी देश की सहायता प्रदान करना औद्योगिक विकास के साथ, यानी ये जो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है इनमें से कोई अर्थव्यवस्था वाली नीति नहीं है, इसीलिए अपर्याप्त कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। गीतांजलि प्रश्न कह रहा है गीतांजलि नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा रचा गया है? तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर ए RN टाइगर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यह रचना की गई है। अगला प्रश्न है मिजोरम की राजधानी कहाँ है? 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइजोल। और आप लोग गंगटोक का बताइए, गुवाहाटी का बताइए, इम्फाल का बताइए, क्योंकि आपको जो भी 28 स्टेट्स हैं उन सभी की कैपिटल और जो CM है, गवर्नर है, आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक नंबर से आदमी पीछे रह जाता है। 46 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी बाघ दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये होता है 29 जुलाई। यानी 46 नंबर प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 39 जुलाई। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसे कब सर्वप्रथम पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में माना गया? तो 2010 में, यानी 2010 से इसको स्थापित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोसी नदी किस राज्य में है? यानी कोसी नदी किस राज्य में है? तो इसमें देख लीजिए 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह बिहार की शोक नदी भी कही जाती हैं और बिहार में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? यानी भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो ये हो जाएगा आपका गंगखर पुनसुम। गंगखर पुनसुम जो है भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला है प्रश्न आपका, कह रहा है कौन पृथ्वी का बाह्य भाग है? यानी बहिर्भाग के नाम से पृथ्वी का कौन जाना जाता है? 49 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये जो है आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थल मंडल, यानी सभी जो है पृथ्वी का ऊपरी भाग है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 50 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 1902 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब। अगला है दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है और 51 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि F बराबर U+80, यानी प्रारंभिक जो वस्तु होती है द्वितीय वस्तु के बराबर होती है, प्लस के योग के बराबर होती है। अगला है आपका ओम का नियम के से संबंधित है। इसमें कह रहा है 10 मीटर ओम मान वाले दो प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ा जाने पर समायोगिता प्रभावी क्या होगी? तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 ओम। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिजिक्स का है, सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो होता है अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कह रहा है जो कैपिटल G है उसका मान क्या होता है? तो 54 का ये हो जाएगा आपका 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। केपलर के ग्रहीय गति का प्रथम नियम अनुसार है, ग्रहों की गति के अनुसार, यानी जो ग्रह की गति होंगी कैसी होंगी? तो 55 का सही हो जाएगा, वह दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूम रही होंगी। और इस क्वेश्चन के बाद अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यानी प्रकाश तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये हाइगन्स थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला जो मैथ्स का सवाल है इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर बना करके कमेंट में जरूर कीजिए। तब तक नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत द्वारा प्रक्षिप्त प्रथम उपग्रह कौन सा? यानी भारत द्वारा प्रक्षिप्त जो पहला उपग्रह था वह था आर्यभट्ट। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
अगला प्रश्न है मैथ्स का है, इसको आंसर कीजिए और कमेंट में जरूर कीजिए। अगला ये प्रश्न देखिए, वाट बराबर वोल्ट गुने क्या होता है, तो 60 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ये एम्पियर होता है, यानी वोल्ट गुने एम्पियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वर्क से संबंधित है, आप इसका आंसर कमेंट में कीजिए। तब तक अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कल चंद्र ग्रहण होता है, यानी चंद्र ग्रहण कब होता है, तो 62 नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा। ये होता है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच यानी सन और मून के बीच जब क्या हो जाता है, पृथ्वी आ जाती है, यानी पृथ्वी आ जाए, अर्थ आ जाए, तो ये होता है चंद्र ग्रहण लग जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो आप लोग देखिएगा चंद्र ग्रहण के दिन, यानी चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है कि चांद जो होता है, मून लाइट जो होता है, बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है कहीं नज़दीक आ गया होगा, तो जब पृथ्वी नज़दीक बीच में आ जाएगी तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट प्रकाश जो होता है पृथ्वी पर पड़ती है और उसका आकार भी बड़ा दिखाई देने लगता है, इसीलिए बी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है जो कह रहा है इसमें कि 2 किलोग्राम तांबा का 303 केल्विन से 353 केल्विन तक तापक्रम बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा क्या होगा। 63 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह 3805 किलो जूल ऊष्मा धारिता विशिष्टता दिखाएगी। अगला है टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द का रिकॉर्ड किया जाता है, यानी टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द का रिकॉर्ड किया जाता है, यानी 64 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। अगला है क्वेश्चन कह रहा है रीड बिना नलिका वाद्य है, यानी रीड बिना नलिका वाद्य है, ये कौन सा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए ये बांसुरी होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। बेकेलाइट डैश डैश से उपलब्ध किया जाता है, यानी बेकेलाइट किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से इसे प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है इसमें 67 कह रहा है हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या होती है। 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 होती है। निम्नलिखित में इसमें अगला प्रश्न कह रहा है सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, यानी जो सोडा वाटर हम लोग पीते हैं उसमें कौन सा गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसी की वजह से उसमें जो होता है झाग आ जाता है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन आयोडोफार्म अभिक्रिया देता है, आयोडोफार्म अभिक्रिया देने वाला निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसीटोन। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा ऑक्सेलिक एसिड में सी का ऑक्सीकरण कितना होता है, तो सी का ऑक्सीकरण 3 होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तांबा का शत्रु कौन सा होता है, यानी तांबा किससे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो गंधक से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरिडीन में होता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर पिराडीन कौन होता है, तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा ये नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। स्टेनलेस इस्पात डैश डैश की एक मिश्र धातु होती है, यानी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका किसका मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है इस्पात होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है टाइम एंड वर्क से संबंधित, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर का कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, तो यह एक प्रकार का उदासीन गैस होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक तत्व है, यानी कौन सा एक संक्रामक तत्व है, तो ये हो जाएगा आपका तांबा जो है संक्रामक तत्व है, संक्रमण तत्व है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है समायोग नाइट्रोजन 714 में होता है, यानी 714 में क्या होता है, 77 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और 7 न्यूट्रॉन भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 78 मैथ्स का है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बना करके आंसर कमेंट में कीजिए। जितने भी इसमें प्रश्न हैं इसको वीडियो को पॉज कीजिए और बना करके तुरंत कमेंट करिए। रीजनिंग का सवाल भी देखिए आप लोग का है, यानी प्रोपोर्शन से भी संबंधित है, कंटेंट्स इस जो भी है, वर्क एंड टाइम और औसत, देखिए एवरेज का भी क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें मतलब ये सभी से रिलेटेड प्रश्न आप लोग जरूर एक बार देख लीजिए। जितने भी इसमें प्रश्न हैं उसको आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद से आप लोग उसका
आंसर कमेंट में कीजिए ताकि मैं उसे क्लियरिटी दूँ कि हाँ आपका आंसर जो है भाई मेरे गलत नहीं है, सही है। और बाबू देखिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप कीजिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रश्न जितने भी हैं इसमें सबको विथ होनेस्टी सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का भी जो शेड्यूल है अभी तक जारी नहीं किया गया है। जब आ जाएगा तो फिर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी जितना टाइम है उसको यूज़ कीजिए और ये जितने भी प्रश्न हैं इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके ज़रूर कमेंट में कीजिए कि इसका आंसर आया इतना सर, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें जितने भी मैथ्स के प्रश्न हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिए। आंसर करिएगा कमेंट में, तब हमको लगेगा कि आपका तैयारी जो है अच्छा चल रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख। इसमें का जितने भी प्रश्न हैं ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोचिएगा कि ऐसा इसमें कुछ नहीं है तो आप गलत फहमी में हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं मैंने आपको करवाया 139, उसके बाद 40। देखिए ये सब का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, स्क्रीनशॉट करके ज़रूर वीडियो को जितने भी इसमें प्रश्न हैं इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो में जितने कंटेंट्स थे, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और आपने उन्हें ईमानदारी के साथ इसको सॉल्व किया। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉच एंड जय हिंद।